हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। अब मैं आज आपके लिए लास्ट चैप्टर लेकर के आई हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसे आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आप अपने एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और इस चैप्टर को आप अच्छे से देख करके जाइएगा, उसके बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे और आप आई होप एग्जाम के अंदर आप बहुत ही अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये चैप्टर खत्म होने के बाद में कुछ टिप्स बताऊंगी जो एग्जाम में आपको फॉलो करने हैं, ताकि आप आराम से एग्जाम दे सकें। अब हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? यानी कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी जब काम करती है, हमारी बॉडी को काम करने के लिए एक कंट्रोल्ड मैनर में, एक सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर काम करना बहुत जरूरी होता है। जैसे सपोज आप अभी पढ़ रहे होंगे, ये क्लास अटेंड कर रहे होंगे, तब आपको क्या करना है? तब आपको मेरी बात सुननी है, समझनी है, ब्रेन में स्टोर रखनी है और एग्जाम के अंदर उसको अच्छे से परफॉर्म करना है। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये कोऑर्डिनेट मैनर में होनी चाहिए। इनके ऊपर जो कंट्रोल रखता है, यानी कि हमारी बॉडी का वो हिस्सा जो इन सारे कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल रखता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं। सपोज करिए कि आप एक व्हीकल चला रहे हैं। जब आप व्हीकल चला रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, पीछे से अगर हॉर्न की आवाज आ रही है तो आप उसको साइड भी दे रहे हैं। उसके बाद में आप गाड़ी का बैलेंस भी बना रहे हैं। ये सारी चीजें जो होती है, इन सारी चीजों को हम एक साथ क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमारी बॉडी के टू सिस्टम्स जिनको हम बात करते हैं, एक तो होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम मिलकर के हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। ये दोनों सिंक्रोनाइज मैनर में, इनकी साथ साथ वर्क करके हमारी बॉडी को एफिशिएंट वर्क करने के लिए कार्य करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, कि हम नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसमें पहले कुछ चीजों को समझिए कि ये दोनों कैसे वर्क करती है। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम के अंदर एक वर्ड पढ़ेंगे हम, नर्व सेल। It is the structural and functional unit of the nervous system. Structural and functional unit of nervous system. अब ये जो नर्वस सिस्टम, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल होती है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, ब्रांच्ड सेल होती है, और ये नर्व सेल्स मिलकर के हमारी बॉडी को क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है, ये नर्वस सिस्टम बनाती है। वही अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है? हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब मैं शुरू करती हूँ यहाँ से नर्व सेल्स। कोई भी सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही। तो अब हम इस पूरी की पूरी नर्व सेल हो गई। इस नर्व सेल को हम तीन पार्ट के अंदर स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1, इसको हम कहेंगे साइटो। ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं साइटो। इसी का दूसरा नाम है सेल बॉडी। अब यहाँ से दोनों तरफ प्रोसेसेस निकले हुए हैं, इधर भी निकला हुआ है, इधर भी निकला हुआ है। यहाँ जो प्रोसेसेस निकले हुए हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और ये जो है इसको हम बोलते हैं एक्सोन। ये हो गया एक्सोन टर्मिनल। ये होती है सिनेप्टिक नोब। अब आप इसमें देखिए कि जब हम बात करते हैं साइटोन की, ये क्या हो गया? ये इसका सेंट्रल पार्ट हो गया, कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्व सेल दैट इज नोन एज द साइटोन ऑफ सेल बॉडी। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसमें साइटोप्लाज्म भरे हुए होते हैं, इसमें कुछ और भी ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम निजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। ये आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद में डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? जो भी हमारे पास स्टिमुलाई आते हैं, स्टिमुलाई से जो भी चीजें आती है, उनको ये क्या करते हैं? रिसीव करने का काम करते हैं। अब आप समझिए कि क्या चीज हुई स्टिमुलाई, कि जैसे हम एक किसी भी गर्म तवे पर अगर हमने हाथ रख दिया, तो वो
हटाओ उस हाथ को। अगर हम उस हाथ को नहीं हटाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये जो क्विक एक्शन होता है, तो वहां पर गलत हमने क्या काम किया, स्टिमुलाई का काम किया। वही आप रूम से जब बाहर निकल करके जाते हैं सनलाइट में, एकदम से आपकी आंखें जो होती है बंद हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, सनलाइट की वजह से। सनलाइट वहां पर क्या काम कर रही है, वहां पर वो स्टिमुलाई का काम कर रही है। तो वो कोई भी इवेंट, वो कोई भी एक्शन जिसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, हमारी बॉडी एक्शन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। तो ये स्टिमुलाई जो यहाँ से कुछ भी रिसीव करती है, रिसीव करने को हम बोलते हैं इंपल्स। ये इंपल्स इसके अंदर जाता है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में ये एक्सोन के साथ में आगे चला जाता है। फिर यहाँ पर जब दूसरा न्यूरॉन होता है, हम बात करेंगे यहाँ से, ये एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के अंदर ये मैसेज को ट्रांसफर करता है। यहाँ पर जो गैप होता है, गैप कह दो, जंक्शन कह दो, कुछ भी कह दो, इसे हम बोलते हैं साइनेप्स। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज साइनेप्स, तो इट इज द जंक्शन बिटवीन द टू नर्व सेल, या ये कह सकते हो गेट बिटवीन द टू नर्व सेल। यहाँ से इंपल्सेस यहाँ से होते हुए एक्सोन से होते हुए आगे जाती है, इसे हम बोलेंगे नर्व एंडिंग बोल सकते हो, एक्सोन टर्मिनल बोल सकते हो। यहाँ जो ये बनी हुई है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप सिनेप्टिक नोड बोल सकते हो। इस सिनेप्टिक नोड के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अभी आपको बताइए न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करता है। उससे पहले आप एक और चीज समझिए कि ये जो एक्सोन होती है, इसके ऊपर ये माइलिन शीट, इसको हम बोलेंगे माइलिन शीट, ये हो भी सकती है और नहीं भी। अगर माइलिन शीट होती है तो उसे आप कहते हो माइलिनेटेड, और अगर माइलिन शीट नहीं होती है तो उसे आप कहते हो नॉन माइलिनेटेड। अब ये एक्सोन जो होती है आगे इंपल्सेस को ले जाती है वो नर्व एंडिंग के थ्रू। अब यहाँ से एक से दूसरे नर्व सेल के अंदर जब जाती है तो उसे सिनेप्स को क्रॉस करना होता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इस सिनेप्टिक नोड के अंदर बना हुआ है, ये यहाँ से रिलीज होता है। रिलीज होकर के ये क्या करता है, इसको नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। और इस तरीके से मैसेज जो होते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं, और इस तरीके से ये नर्व सेल जो होती है मैसेज को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक होते हुए हमारे कहां तक ले जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके चलती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले आपको इन न्यूरॉन को समझना जरूरी था। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें हमारे नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की, तो हम हमारे नर्वस सिस्टम को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसको आप कहोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड जो होता है वो किसके अंदर आता है, वो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और उसके अलावा जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर नर्व जो होती है, जो कनेक्ट किए हुए होती है हमारी बॉडी के हमारे सेंस ऑर्गन से लेकर के हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड तक, जितनी भी हमारी नर्व सेल्स जाती है उन सबको हम किसके अंदर लेते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएगी आपकी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ये जो क्रेनियल नर्व्स होती है ये कहां से निकलती है, ये हमारे ब्रेन से निकलती है, और जो स्पाइनल नर्व्स होती है ये हमारे स्पाइनल कोड से निकलती है। अब हम बात करें ब्रेन और स्पाइनल कोड की। स्पाइनल कोड जो होता है ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है। हम डिटेल में हम पढ़ेंगे ब्रेन को। ब्रेन के हम तीन पार्ट पढ़ते हैं, एक होता है हमारे फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब अगर हम बात करें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की, तो ये क्या करते हैं, देखिए ये हमारी बॉडी का ये वाला जो हिस्सा होता है, यहां से लेकर के ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है ये अंदर की तरफ सिचुएटेड होता है, यानी कि आप उसको बाहर से नहीं देख सकते, और पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे जो स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं हिंड ब्रेन। इस तरीके से हम ब्रेन की स्टडी जो होगी वो तीन पार्ट में करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में। अब जब आप अपने
ब्रेन को देखते हो तो अगर मैं बनाऊं उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, जब हम बनाएंगे तो हमारे ब्रेन के ऊपर ये 3 लेयर्स बनी हुई होती है, 1, 2 और 3। इन 3 लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंग्स। मेनिंग्स, ये 3 मेम्ब्रेन्स होती है। ये क्या करती है, हमारा ब्रेन जो अंदर से कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, वाइट होता है, उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इन मेनिंग्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इसके बाहर की तरफ एक हार्ड बॉडी बॉक्स होता है, इस हार्ड बॉडी बॉक्स को हम कहते हैं स्कल। इस हार्ड बॉडी बॉक्स को स्कल कहते हैं। ये आगे 2 पार्ट के अंदर और डिवाइड होती है, मैंडिबल और क्रेनियम के अंदर। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रेन जो होता है हमारा सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन-कौन करता है, एक तो मेनिंग्स करती है और एक स्कल करता है। स्कल जो होता है किससे बना हुआ होता है, बोन से बना हुआ होता है, तो आप इसको बोनी बॉक्स बोल सकते हो। उसके बाद में मेनिंग्स की बात करें, ये 3 लेयर्स होती है, एरिथ्मोइड, पायामिटर और डायमीटर, एरिथ्मोइड एंड पायामीटर। ये इन 3 लेयर्स का नाम होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो होती है उसको बोलते हैं डायमीटर, बीच वाली को बोलते हैं हम एरिथ्मोइड और थर्ड वाली को जो सबसे इनर मोस्ट होती है उसको हम बोलते हैं पायामीटर। इनके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब उसके बाद में जब हम इसको देखते हैं हमारे ब्रेन को किस तरीके से, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। फिर इसके अंदर की तरफ आएगा पार्ट इस तरीके से निकल करके यहां पर आ जाएगा हमारा सेरिबेलम वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। ये जो आपको अखरोट जैसा दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम वाला पार्ट बोलते हैं। ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर, ये जो हमारा ब्रेन होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, इनकी फोरब्रेन के 2 पार्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो आपस में जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के थ्रू हमारे जो ब्रेन के दोनों हिस्से होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। इस सेरिब्रम के बाद में यहाँ पर ये आ जाता है मिडब्रेन आ जाता है। इस मिडब्रेन के बाद में जो आता है हिंडब्रेन। हिंडब्रेन के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, इसके अंदर आप पढ़ोगे सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 चीजें आप इसमें पढ़ोगे। ये पढ़ोगे आप हिंडब्रेन में, ये हो जाएंगे हिंडब्रेन के पार्ट। अब इसको अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोरब्रेन की। तो फोरब्रेन के अंदर आप 3 चीजें पढ़ते हो। फोरब्रेन के अंदर सबसे पहले आप पढ़ते हो सेरिब्रम, उसके बाद आप पढ़ोगे ऑल्फैक्टरी लोब्स और लास्ट वाला पढ़ोगे आप डायनेसिफियम। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप पढ़ोगे मिडब्रेन और लास्ट वाला आप पढ़ोगे हिंडब्रेन। और जो हिंडब्रेन होता है इसके अंदर फिर आप 3 चीजें पढ़ोगे। सबसे पहले आप पढ़ोगे सेरिबेलम, सेकंड नंबर पर आप पढ़ोगे पोन्स और थर्ड आप पढ़ोगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहां पर आप कुछ चीजें देखिए कि ये जो सेरिब्रम होता है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या करता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यहां पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़ा यानी कि ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं सेरिब्रम और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो कौन बोलते हैं, सेरिबेलम। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि
लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। ब्रेन ना पूछ करके आपसे हिंड ब्रेन पूछा जाता है तो हिंड ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरिबेलम। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन ये बन सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब के अलावा और भी लोब्स होते हैं, वो सेरिब्रम के अंदर सिचुएटेड होते हैं, जो किस किस चीज के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, साइट के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, हेयरिंग के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, स्पीच के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। इस तरीके से सेरिब्रम के अंदर अलग अलग लोब्स होते हैं, सेंसिटिविटी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। वो सारे के सारे जो लोब्स होते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, वो सेरिब्रम के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ये जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है ये किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, ये स्मेल के लिए रिस्पांसिबल होता है। डायसिफ्रन जो होता है ये क्या बताता है, फ्लोर ऑफ द फोरब्रेन। ये फोरब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डायसिफ्रन। मिडब्रेन जो होता है ये फोरब्रेन और हिंडब्रेन के बीच में सिचुएटेड होता है। अगर हम बात करें हिंडब्रेन की तो यहाँ पर हम सेरिबेलम पढ़ते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद में पोन्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है, तो वो पोन्स करता है, यानी कि रेगुलेट रेस्पिरेशन। अगर सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है तो आपका आंसर होगा पोन्स करता है। उसके अलावा जब मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात की जाती है अगर पूछा जाए वॉमिटिंग, स्नीजिंग, सेक्सुअल डिजायर, इन सब के लिए कौन सा पार्ट रिस्पांसिबल होता है, तो वो रिस्पांसिबल होता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो यहां से पूछी जाती है सेरिबेलम से कि हमारे पोस्चर को, हमारा जो स्ट्रेट है यानी कि हमारे पोस्चर को स्ट्रेट रखने में कौन हेल्प करता है, यानी कि मेंटेन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। मेंटेन पोस्चर ऑफ द बॉडी, ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है सेरिबेलम। तो इस तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम और ये दोनों मिलकर के हमारी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हम और पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, एक हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क और एक हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा ये तीन चीजें आपको और समझनी है। देखो न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो हम न्यूरॉन को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन और एक हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। इन तीनों को आप ध्यान से समझिए। अभी हमने कहा था कि जैसे मैंने सपोज किया कि हमने गर्म चीज के ऊपर हाथ रख दिया, हम इमीडिएटली उस हाथ को हटा देते हैं, तो ये हमारा हाथ क्या हुआ, ये मेरा सेंस ऑर्गन हुआ स्किन, यहां से मैसेज आता है मेरे ब्रेन के पास में। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे सेंसिटिव ऑर्गन से यानी कि सेंसरी ऑर्गन से, हमारे सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक जो नर्व सेल मैसेज लेकर के जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, तो अगर हम डिफाइन करें सेंसरी न्यूरॉन को, तो न्यूरॉन विच ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन, यानी कि इंपल्सेस को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का काम जो नर्व सेल करती है उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब ब्रेन हमें मैसेज देता है कि रिमूव योर हैंड, क्या आप अपना हाथ वहां से हटा लो, यानी कि इफेक्टर पर हमारी मसल काम करती है, इफेक्टर। तो ये जो ब्रेन से वापस इफेक्टर तक जो नर्व सेल मैसेज लेकर के आती है उसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, तो आप कह सकते हो कि सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट द इंपल्सेस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन और मोटर न्यूरॉन क्या करती है, इट ट्रांसमिट द मैसेज या इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन टू इफेक्टर। इफेक्टर क्या हो सकता है, ये आपकी मसल सेल हो सकती है। कैसे, मैं इसको वापस बताती हूँ कि हमारे जो हाथ में यानी कि हमारी स्किन ने क्या किया था, रिसीव किया था, स्टिमुलाई के ऊपर हाथ रख दिया था, वहां से मैसेज जा रहा है हमारे ब्रेन के पास, तो ये सेंसरी ऑर्गन, यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन क्या हो गया, हमारी स्किन हो गई। यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रही है, ब्रेन के पास मैसेज लेकर के जा रही है, ब्रेन कह रहा है रिमूव योर हैंड, तो हमारी मसल ने एक्शन किया, तो वो जो मसल सेल जो एक्शन कर रही है यानी कि मसल किसका काम कर रही है, इफेक्टर का काम, क्योंकि इफेक्ट किस पे हो रहा है। उसके बाद हम बात
डिलीवर करती है तो उसे आप कहोगे रिले न्यूरॉन। अब यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखे, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्ट क्या होता है? ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ यानी कि स्टिमुलाई से पर हमने हाथ रखा, हमारा एकदम से हाथ आपने रिमूव किया, ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ यानी कि सेंसरी ऑर्गन से सेंस न्यूरॉन ब्रेन के पास मैसेज लेकर के गए, ब्रेन ने हमें कहा रिमूव योर हैंड। ये जो सारा प्रोसेस होता है इस पूरे के पूरे एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जब आप उसको इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हो तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्ट। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्ट कुछ नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक्शन अगेंस्ट द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी एक्शन करती है उसको आप कहते हो रिफ्लेक्स एक्शन। और इस पांचवे को जब हम डायग्रामेटिकली फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्ट। इस तरीके से अब कुछ और वर्ड्स हैं, अगर कुछ और वर्ड्स हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ। एक तो हमने अभी पढ़ा स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कोई भी इफेक्ट, जैसे हमने कहा सनलाइट हो सकती है, कोई भी हॉट पार्ट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। अगर आप एकदम से ठंडी चीज पर भी हाथ रखोगे तब भी आप अपना हाथ हटा लोगे तो वो सारे जो इवेंट्स होते हैं, वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं, वो सारे जो केमिकल्स होते हैं उन सबको आप क्या कह सकते हो? स्टिमुलस कह सकते हो। अब हमारी बॉडी स्टिमुलस के अगेंस्ट में जो एक्शन करती है उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। तो सेंस ऑर्गन आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, आईज है, नोज है, स्किन है, टंग है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं इंपल्सेस को। उसके बाद में इफेक्टर क्या हो जाएगा? इफेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा हमारे मसल, क्योंकि ये क्या करती है? उसका एक्शन करती है, यानी कि हमारे एकदम से हाथ को जो रिमूव किया उसे आप क्या कहोगे? इफेक्टर। इस तरीके से आपने इसको नर्वस सिस्टम वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में हम इसी में बात करते हैं एक और पार्ट जो मैंने नाम दिया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसे आप ध्यान से समझिएगा एंडोक्राइन सिस्टम की। अभी मैंने आपको समझाया था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको क्या समझाया था? ब्रेन किस तरीके से काम करते हैं, न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करते हैं, नर्व सेल कैसी होती है। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या आएगी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स उसको कहा जाता है जो कोई ना कोई केमिकल सीक्रेट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सीक्रेट करती है, इनकी सीक्रेट केमिकल्स, इन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। तो वो ग्लैंड्स जो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दूसरी चीज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती है? ये होती है डक्टलेस, इनके अंदर कोई भी डक्ट्स नहीं होती। जब डक्ट्स नहीं होती है तो फिर ये अपने हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेकर के जाते हैं? यानी कि जहां इनको काम करना होता है उसे हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब इनके पास कोई डक्ट्स नहीं है तो वो कैसे लेकर के जाएगी हार्मोन्स को? तो ये क्या करती है? डायरेक्टली थ्रू इनटू द ब्लड, थ्रू हार्मोन्स डायरेक्टली into the blood। ये ब्लड में डायरेक्टली हार्मोन्स को डाल देती है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किससे रिलीज होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ये कहां, ये कितने रिलीज होते हैं? तो ये होते हैं ट्रेस अमाउंट में, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में ये रिलीज होते हैं। फिर ये ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन पर चले जाते हैं और वहां जाकर के अपना काम करते हैं। अब देखिए कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हार्मोन्स को रिलीज करती है। अगर हम सबसे पहले बात करें हाइपोथैलेमस की, जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस। और दूसरा हम इसके साथ ही एक और चीज की स्टडी करेंगे, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। दोनों को साथ साथ करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इनको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इन्हें मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल all the activities of the other glands। बाकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन सबकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और इस मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये पी लाइक होती है, इसे तो आप कह सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हो गया हाइपोथैलेमस। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड
ग्लैंड क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां सिचुएटेड होती है, तो ये सिचुएटेड होती है ब्रेन में। फर्स्ट चीज कि ये ब्रेन में सिचुएटेड होती है। नंबर 2, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो ये रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, यानी कि हमारी जो हाइट है उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो वो रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन, जो कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन हमारी हाइट को कंट्रोल करता है। अगर इसका कम सीक्रेशन हो या ज्यादा सीक्रेशन हो तो क्या होगा? अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? उस कंडीशन के अंदर हो जाएगा ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बूढ़ा होना। जैसे सर्कस के अंदर आपने देखा होगा 2 फुट का पर्सन जो होता है वो कैसा होता है? ड्वार्फ पर्सन होता है। उसके लिए क्या रिस्पांसिबल होता है कि ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है। उसकी कम सीक्रेशन की वजह से वो जो पर्सन होता है वो कैसा रह जाता है? छोटा रह जाता है। उस डिजीज को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। लेकिन अगर हम कहें कि ज्यादा सीक्रेशन हो गया, यानी कि हम कहेंगे ओवर सीक्रेशन। अब ये ओवर सीक्रेशन के अंदर भी कंडीशन डिपेंड करती है कि वो चाइल्डहुड में ज्यादा सीक्रेट हो रहा है या एडल्ट होने के बाद में। तो अगर हम बात करें चाइल्डहुड की, अगर ये चाइल्डहुड के अंदर ज्यादा सीक्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म का मतलब एक्स्ट्रा लंबा, 7 फीट 7.5 फीट इतना अगर हो जाता है तो क्या कहेंगे हम उसे? जाइजेंटिज्म। ये कब होगा? जब ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन चाइल्डहुड स्टेज में यानी कि बचपन के अंदर अगर ज्यादा होगा तो वो जो डिजीज होगी उसे हम कहेंगे जाइजेंटिज्म। लेकिन अगर एडल्ट होने के बाद में ज्यादा हो, एडल्ट स्टेज में, तो इसे कहते हैं एक्रोमेगेली। तब जो होता है उसे बोलते हैं एक्रोमेगेली। और अगर एकदम से हाइट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो बॉडी कैसे हो जाएगी? डिसफिगरमेंट हो जाएगा, यानी कि उसके जैसे पैर और हाथ का जो रेशियो होता है, बॉडी का जो रेशियो होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा और उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकती है? डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड कहां होती है? ये हमारे नेक के अंदर सिचुएटेड होती है। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? जो हम खाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। इसके मेटाबॉलिज्म यानी कि इसके ब्रेकडाउन को ये कंट्रोल करती है। कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अब ये होता है कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन ये किससे रिलेटेड होता है? हम जो सॉल्ट खाते हैं, सॉल्ट के अंदर होता है आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं होगा, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन होता है कम रिलीज होता है और उस कंडीशन के अंदर एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है गोइटर। इसलिए हमें हमारी डाइट के अंदर आयोडीन वाला सॉल्ट ही यूज में लेना चाहिए, नहीं तो आपको डिजीज हो जाएगी, वो होगा गोइटर। उसके बाद में थर्ड वन की अगर हम बात करें तो आ जाएगी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन। और ये जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन। अब इमरजेंसी हार्मोन के अलावा इसका एक और नाम होता है 3F हार्मोन। 3F का मतलब है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। यानी कि जब भी हमारी को ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, जब हमें अपने आप को कंट्रोल करना भारी होता है या फिर गुस्सा आ जाता है या फिर डर लगता है, उस सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी में से एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एड्रिनलिन। इस एड्रिनलिन हार्मोन को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसे 3F हार्मोन कहते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट। ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी को कंट्रोल रखती है, हमें इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करती है। ये हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम करते हैं पेनक्रिएस।
पेंक्रियाज। अब ये जो पेंक्रियाज होती है, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ये एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और जो एक्सोक्राइन भी है। ये एक्सोक्राइन का काम कब करती है? जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहां पर हम पेंक्रियाटिक जूस पढ़ते हैं, वहां पर पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है कहां से? पेंक्रियाज से। वहां वो काम करती है एक्सोक्राइन का। लेकिन हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये दो हार्मोन रिलीज करती है। एक तो रिलीज करती है इंसुलिन और एक ग्लूकेगोन। तो ये इंसुलिन जो होती है, ये दोनों हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये करता है रिड्यूस शुगर लेवल इन ब्लड। ये ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, जबकि ये क्या करता है? इंक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। ये ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर के, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकेगोन दोनों मिलकर के हमारे ब्लड के अंदर शुगर को मेंटेन करते हैं। यानी कि इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कम कर देता है, जबकि ग्लूकेगोन जो होता है वो शुगर लेवल को बढ़ा देता है। अब अगर हम पढ़ते हैं डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज कम होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से या इंसुलिन हार्मोन अगर कम रिलीज होता है तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? तो वो हो जाती है हमारे डायबिटीज। तो इसके लिए डायबिटीज होने के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? वो है इंसुलिन। इस तरीके से आपने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली इसके अंदर? आपने पढ़ लिया इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन हो, यानी कि मोर सीक्रेशन, उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? उसमें दो डिजीज होगी। अगर ये चाइल्डहुड में होता है तो इसमें हो जाएगा जाइजेंटिज्म, और अगर ये एडल्टहुड में होता है तो उस टाइम हो जाएगा एक्रोमीगेली। लेकिन अगर हम बात करें लेस सीक्रेशन, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन हार्मोन, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हमने पढ़ी थी पेंक्रियाज, और एक और पढ़ा था हमने एड्रिनलिन ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करती है। पेंक्रियाज जो होता है इंसुलिन और ग्लूकेगोन को रिलीज करता है। अब लास्ट वाला हम पढ़ेंगे गोनाड्स। इस गोनाड्स के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे ओवरी और एक हम पढ़ेंगे टेस्टिस। जो ओवरी होती है, ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होती है ये एग फॉर्मेशन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जबकि जो प्रोजेस्टेरोन होता है मेंटेन प्रेगनेंसी। जबकि टेस्टिस जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ये स्पर्म फॉर्मेशन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से हमने ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो के अंदर मैं आपको प्लांट के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो बताऊंगी। तब तक आप इसको आराम से पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी बाय केजीएम पे मिल जाएंगे। आप आराम से स्टडी कीजिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू।